अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको बड़ी और तहलका खेज़ खबरें लेके आ रहे हैं। एक, हम आपको बड़ी खबर देंगे कि क्या डीजीसी आईएसआई मेजर जनरल फैसल नसीर क्या वो बीमार हैं, क्या हुआ है, क्या वो बैरून मुल्क जा सकते हैं। इस सब पर हम आपको बड़ी खबर देंगे अंदर की। इसके अलावा हम आपको खबर देंगे कि क्या डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की कैटेगरी में रखकर सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है और उसमें क्या गुफ्तगू हुई है, ये भी बहुत दिलचस्प है। जनरल फैज़ हमीद को क्या ठोकने का पैगाम और सब कुछ उसमें है, वो भी हम आपको बताएंगे। जबकि तीसरी जो खबर हम आपको देंगे वो है कि क्या केपी यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगने जा रहा है, कहाँ पर तैयारियां हो रही हैं, क्या हो रहा है और क्या अनाउंसमेंट मुतवक्के है, ये सब कुछ हम आपको आज बड़ी खबरें देंगे। जबकि इसके अलावा वो कहानी भी बताएंगे कि जो पार्लियामेंट हाउस पे जो शब खून मारा गया आज से 2 रोज़ कबल, वो क्या कहानी है, वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से, कहाँ से गाड़ियाँ आईं, कैसे आईं, क्या कुछ हुआ, अंदर कैसे घुसे, ये सब कुछ कहानी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, अब हम आपको खबर दिए देते हैं। एक तो ये है कि आपको मालूम है गुज़िश्ता से गुज़िश्ता रात क्रैकडाउन का आगाज़ हुआ था पार्लियामेंट पर। वैसे तो बात यह है कि 9 मई पर तो कितने दिन न्यूज़ पैकेजेस चलते रहे, कोर कमांडर हाउस लाहौर की वीडियोस लेके, ओ हो देखो जलावा फलान है, ये है वो है। हमारे बहुत से सियासतदान, उलमाए कराम, तुलबा यूनियन के लोग और हमारे बहुत से सहाफ़ी जो बाद में निगरान वज़ीर भी बनते रहे, वहाँ पर जाकर माथा टेकते रहे कि हाय 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 गवर्नर कोर कमांडर हाउस लाहौर इन्होंने पीटीआई वालों ने जला दिया, हाय हाय ये तो मुल्क की सालमियत पर हमला हो गया। मुल्क की सालमियत पर हमला हुआ है। पाकिस्तान की आईनी सतून पार्लियामेंट, उसके तकद्दुस को बूटों तले रौंदा गया है। उस पर इनमें से किसी की न ची निकल रही है, न चू निकल रही है, न चा निकल रही है। ठीक है, तो वो अब ज़रा ये बता रहे हैं कि उस ऑपरेशन की निगरानी 2 लोग कर रहे थे। एक बहुत ही ताकतवर वज़ीर और एक बहुत ही ताकतवर एजेंसी के, जिसे कहते हैं एक सेक्टर कमांडर का वर्ड यूज़ कर देते हैं, यहीं पे करीब ही उनका ऑफिस है। तो वहाँ से इस ऑपरेशन की मुकम्मल निगरानी की जा रही थी, हदायत दी जा रही थी, अपडेट्स ली जा रही थी। पीटीआई के लोग आपको मालूम है, जो एमएनएस थे, बाज़ जैन कुरैशी साहब, आमिर डोगर साहब और दीगर, वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही थे और वो बाहर नहीं आ रहे थे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कल राना सनाउल्लाह साहब को शाहजेब खानज़ादा साहब के शो में देख के कि वो किस तरह जज्बाती होकर कहते हैं कि पार्लियामेंट को छुपने की जगह है, को अड्डा है, को ये, लाइक कम ऑन, ये आपका हाउस था जहां पर विल ऑफ द पीपल की नुमाइंदगी होती है, और वहां पर अगर कोई उन एमएनएस को झूठे और फ्रिवलेस केसेस में गिरफ्तार करने आ जाए तो वो बेचारे क्या करें। ठीक है, तो जो आंख मचोली जारी थी, तो फिर रात गए फैसला हुआ कि ये लोग इस तरह बाहर नहीं आएंगे। फिर कहीं पर किसी ताकतवर इदारे के दफ्तर में फैसला हुआ कि और कुछ किया जाएगा। तो फिर उस खुफिया इदारे से फिर ऑपरेशन को एक स्टेप मजीद आगे बढ़ाया गया। पहले तो ये था कि पार्लियामेंट की प्रेमिसेस के अंदर, यानी कि पार्किंग में दरवाजे के सामने खड़े होकर वहाँ से जो पीटीआई के एमएनएस निकल रहे थे उनको उठाया जा रहा था। उसके बाद ये हुआ कि अचानक से 4 गाड़ियां आई जिसमें नामालूम अफराद बैठे हुए थे और उनके पास इक्विपमेंट भी था, और ज़राए बताते हैं कि वो पार्लियामेंट हाउस के स्टाफ के कुछ लोगों को भी साथ लेकर आए थे, जिनसे उन्होंने निशानदेही लेनी थी कहाँ पर क्या चीज़ लगी हुई है, कहाँ पर क्या लगा हुआ है। और फिर अंदर लाकर उन्हीं लोगों की मावनत से उन नामालूम लोगों ने पार्लियामेंट हाउस की बिजली मुनक़ता की। उसके बाद वो नामालूम लोग
पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हुए, उनकी रहनुमाई कुछ पार्लियामेंट के मुलाजमीन जिनको वो साथ लाए थे, या पता नहीं उठा के लाए थे या कैसे लाए थे, ज़रा बताते हैं कि उन्होंने की। और फिर उन्होंने उन जगहों पर जाकर पीटीआई के एमएनएस को उठाया, अगवा किया, अगवा करके वो कैबिनेट डिवीज़न वाली साइड से पीछे लाए और वहाँ पर लाकर उनको घसीटते हुए लाकर वहाँ पर पहले से गाड़ियाँ पार्क थीं जिसमें सो कॉल्ड पुलिस बैठी हुई थी और उनको उनके हवाले किया, वो वहाँ से उठाकर लेकर चले गए। तो ये ऑपरेशन हुआ पार्लियामेंट हाउस में। ये है पार्लियामेंट हाउस की इज्जत। अब स्पीकर साहब आके कह रहे हैं कि ओहो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ये और मैं वो, एफआईआर कटवाऊंगा, सारे तकारीर कर रहे हैं। जब हो रहा था तो आप सब लोग कहाँ पर थे? अयाज सादिक साहब जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, उनके हाउस की इज्जत लुट रही थी, वो कहां पर थे? तो बहरहाल ये तो हुआ वहां पर। अब इससे अगली जुड़ी खबर ये है कि आपको मालूम है केपी के चीफ मिनिस्टर भी उठाए गए थे। उठाए मतलब उनको बुलवा के ले जाया और गायब कर दिया गया था। हमने कल ये खबर आपको एक्सक्लूसिवली दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खबर की, कल की खबर की तमाम जो दीगर लोग हैं वो भी तस्दीक कर रहे हैं। एजाज़ सैयद साहब भी जो शाहज़ेब खानज़ादा का शो था उसमें उन्होंने कल रात 10 बजे मेरी खबर की तस्दीक की। एक उन्होंने डिफ़र किया, उन्होंने कहा कि सीएम केपी अपना सिक्योरिटी स्क्वाड साथ लेके गए थे, लेकिन सीएम केपी ने खुद इमरान रियाज साहब से जो एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कंफर्म किया कि वो अपना सिक्योरिटी स्क्वाड नहीं साथ लेकर गए थे उस मीटिंग में, जहाँ पर फिर वो बहरहाल आप कह लें कि महसूर रहे या नज़रबंद रहे या वट एवर जो भी उनके साथ वहाँ पे सलूक किया गया कई घंटों, वो सलूक भी हमने आपको कल बता दिया था। अब खबर ये आ रही है कि केपी में गवर्नर राज का फैसला लिया गया है और ये गवर्नर राज की अनाउंसमेंट भी जल्द ही मुतवक्के है। थोड़ी बहुत मॉडलिटीज़ अभी इसकी डिस्कस हो रही हैं और वार गेमिंग अभी की जा रही है कि इसका आफ्टरफॉल क्या होगा, दूसरी तरफ से क्या कार्ड खेले जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है, ये सोच विचार जारी है। लेकिन आप कह लें 90% डिसीजन हो चुका है, 10% फाइनल होना बाकी है कि हतमी हो जाए, लेकिन 90% डिसीजन हो चुका है कि केपी में गवर्नर राज लगाया जाएगा। और उसमें सबसे दिलचस्प जो मुझे ज़राए ने बात बताई, उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा इस गवर्नर राज की अनाउंसमेंट की सदर आसिफ जरदारी साहब को जल्दी है। वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द गवर्नर राज लगा दिया जाए ताकि बात फिर आगे बढ़े। तो वो अब देखते हैं कि ये अनाउंसमेंट होती है कि नहीं होती है। अभी तक है, बाद में माइंड चेंज हो जाए तो पता नहीं। जो सोच विचार जारी है, जो मॉडलिटीज़ तय की जा रही हैं, लेकिन बहरहाल जो अली अमीन गंडापुर साहब को जो वहाँ पर उस मुलाकात में जो धमकी दी गई थी, उस पर अब अमली जामा पहनाने के लिए संजीदा कोशिश हो रही है कि वहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया जाए। अब ज़रा इससे आगे आ जाएँ, जो तीसरी खबर है वो है डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर साहब की। आईएसआई के डीजीसी हैं और काफ़ी सरगर्म हैं और डीजीसी बहुत अहम ओहदा होता है आईएसआई में और कई लिहाज से डीजीआईएसआई से भी ज़्यादा अहम हैसियत रखता है पाकिस्तान की सियासत के लिए, क्योंकि मुल्क की सियासत हमेशा डीजीसी और उनकी टीम मैनेज करती है। जितने भी पाकिस्तान के अंदर सेक्टर कमांडर्स होते हैं आईएसआई के, जो ब्रिगेडियर्स होते हैं, चाहे वो सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद होंगे, चाहे वो सेक्टर कमांडर लाहौर होंगे, चाहे वो सेक्टर कमांडर पेशावर होंगे, चाहे वो सेक्टर कमांडर कोयटा होंगे, चाहे वो सेक्टर कमांडर कराची होंगे, वो सब डीजीसी को रिपोर्ट करते हैं। तो वो जो कौन सी सियासी जमात बनानी तोड़नी, किसको किधर करना, किसको किधर भेजना, वो सब अमूमन डीजीसी देखते हैं और फैसले वही लेते हैं इस किस्म के। 2018 के इलेक्शन जब हो रहे थे तो वो इलेक्शन भी बुरी तरह चोरी हुए थे। उस वक्त डीजीसी आईएसआई के उस वक्त के मेजर जनरल फैसल नसीर नहीं थे, सॉरी फैज़ हमीद थे। अब जो इलेक्शन हुए उस वक्त डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर थे। तो अब ज़रा ये बता रहे हैं कि मेजर जनरल फैसल नसीर बीमार हैं और इस वजह से दो किस्म की खबरें हैं। एक ज़राए का ये दावा है कि शायद उनको इस वक्त वो इतने बीमार हैं कि शायद उनको चलने में भी दिक्कत का सामना है,
जबकि दूसरे ज़राए ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह चल फिर सकते हैं। लेकिन ये ज़राए का ये जो दावा है, एक जो बहुत ही अहम है, वो ये कह रहे हैं कि मेजर जनरल फैसल नसीर को कोई रेयर डिज़ीज़ हुई है और उस रेयर डिज़ीज़ का जो इलाज होगा वो बैरून मुल्क से होगा, वो शायद पाकिस्तान में नहीं होगा। तो उसके लिए ये गालिब इम्कान है कि मेजर जनरल फैसल नसीर बैरून मुल्क का सफ़र करें और उसी लिए उनकी जो अभी पोस्टिंग ज़ेर गौर थी कि उनको ISI से पोस्ट आउट करके कोई ब्रिगेड कमांड करने के लिए दी जाएगी, वो शायद थोड़ी ताख़ीर का शिकार होगी। वो जाएंगे और अपना इलाज करवा कर वापस आएंगे और फिर उसके बाद वो कंटिन्यू करेंगे और फिर गालिब इम्कान है कि उनकी पोस्टिंग भी हो जाएगी। हम मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के लिए, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। आप उनकी राय से या उनकी पॉलिसीज़ से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये इख्तलाफ कभी भी ज़ाती नहीं होना चाहिए। अगर कोई उनकी सेहत का इशू है तो हम दुआगो हैं कि अल्लाह उनको सेहतयाब करें और वो जल्दी वापस आएँ, अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें, अपनी फैमिली के साथ अपनी जिसे कहते हैं वो वक्त गुजारें। उनकी फैमिली और उनका ओहदा यकीनन उनका वेट करेगा। तो अब ज़रा आगे आ जाएँ तो परसों यानी गुज़िश्ता से गुज़िश्ता रोज़ DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने कुछ मुंतखब जो सहाफ़ी और यूट्यूबर थे उनसे मुलाकात की, जिसमें PTI के भी जो साइड के हैं वो भी थे, जो दूसरी साइड के थे वो भी थे। नाम हम आपको बता देते हैं। तो इस मुलाकात में सीनियर सहाफ़ी शाकिर सोलंकी साहब थे, सीनियर सहाफ़ी एजाज़ साहब थे, सीनियर सहाफ़ी तंजीला मज़हर साहिबा थीं, एंकर पर्सन असदुल्ला ख़ान साहब थे, फिर जिसे कहते हैं क्या नाम है, हाँ, सहाफ़ी राजा आतिफ़ साहब थे, वीलॉग भी करते हैं। और इसके अलावा इसमें और कौन कौन थे, हाँ जी, सदीक़ जान साहब थे, फिर इसमें ज़फ़र नकवी साहब थे, इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के सदर अकील अफजल साहब थे, इसमें इमरान वसीम साहब थे, फिर इसमें जो जनरल हमीद गुल हैं उनके साहबजादे अब्दुल्ला गुल साहब थे, और कौन कौन थे। तो इस तरह के काफ़ी सारे नाम थे जिन लोगों ने ये मुलाकात की। और ये मुलाकात का वक्त वैसे तो 3 बजे मुकर्रर था, लेकिन सहाफ़ियों को एक मुकाम से ले जाया गया ISPR के दफ्तर, उस मुक़द्दस मुकाम पर जहाँ पर हमारे कई सहाफ़ी प्रेस ब्रीफिंग्स हम सुनते हैं DGISPR की जो लाइव नशर होती हैं। तो वहाँ पर जाकर उनको बिठाया गया। पहले ब्रिगेडियर गजनफ़र आए और ब्रिगेडियर गजनफ़र ने फिर सहाफ़ियों से अपना जिसे कहते हैं वो खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ और वहाँ पर उन्होंने सहाफ़ियों को बावर करवाया कि देखिए ये अपनी नौइयत की पहली मुलाकात है और जो हमने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से रखने का फ़ैसला किया था, क्योंकि आप लोग अब जिसे कहते हैं बड़ा अहम सेगमेंट हैं, तो हम चाहते थे कि ये इंगेजमेंट स्टार्ट हो। तो आज जो गुफ्तगू होगी, आप हमारा नाम नहीं लेंगे, हम देखेंगे आप लोगों के वीलॉग्स के आप उस गुफ्तगू को किस तरह प्रेजेंट करते हैं, हमारे से मंसूब किए बगैर कुछ ज़राए कह के या किसी भी तरह से। तो फिर उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि फिर उससे मुनहसर होगा कि मुस्तकबिल में भी आप लोगों से मुलाकात हो सकती है कि नहीं। यानी उन्होंने कहा कि जितना वो शायद इन यूट्यूबर्स को ये कहना चाह रहे थे कि आप जितना बेहतर जो आज हम आपको फीड करेंगे, उसको जितना बेहतर आप प्रेजेंट करेंगे लोगों के जहनों को इन्फ्लुएंस करने के लिए और हमारा बयानिया आगे बढ़ाने के लिए, तो फिर उसकी बुनियाद पर हम तय करेंगे कि यार ये बच्चा अच्छा है, इसको काम दो तो काम अच्छा डिलीवर करता है, तो फिर इसको दोबारा भी बुलाएंगे। यही कहने का मतलब होगा ना। तो तासुर मेरा का मतलब यही बना है। तो बहरहाल वो उन्होंने ब्रिगेडियर गजनफ़र साहब ने ये मुलाकात की। ये ब्रिगेडियर गजनफ़र अब वो इन्होंने ब्रिगेडियर शफीक को रिप्लेस किया हुआ है और ये भी तकरीबन वैसे ही इनकी भी हरकत हैं। तो बहरहाल
आपको पता है ब्रिगेडियर शफीक के बारे में तो सब मीडिया में जानते हैं कि वो क्या करते थे, और अब ब्रिगेडियर गजनफर के बारे में भी सब जानते हैं कि वो क्या करते हैं। तो अब आ जाते हैं आगे। तो फिर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आए और उन्होंने आके दूर से सबको सलाम किया और वो अपनी सीट पर बैठ गए, फर्दन हाथ नहीं मिलाया। तकरीबन 20 के करीब थे वहाँ पर सहाफ़ी, लेकिन उन्होंने 20 से हाथ नहीं मिलाया, वो ऊपर ही आके बैठे। और उसके बाद वो जो सहाफ़ियों के लिए चाय और कुछ जिसे कहते हैं रिफ़्रेशमेंट का सामान साइड पे पड़ा हुआ था, वो थर्मस से लगे हुए थे कि जिस सहाफ़ी ने चाय पीनी हो वो उठे, खुद जाके चाय बना के ला के बैठ के पी ले। और उसके बाद उन्होंने अपनी गुफ्तगू का जो आगाज़ किया वो उन्होंने सबसे पहले एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया जो वहाँ पर बुलाए हुए यूट्यूबर थे उनको, और उन्होंने कहा कि देखें, मैं जो डिजिटल दहशतगर्द कहता हूँ, आप लोग वो डिजिटल दहशतगर्द नहीं हैं। यानी कि अब आप कह सकते हैं कि ये जो 20-22 सहाफ़ी वहाँ पर गए हुए थे या कुछ यूट्यूबर गए हुए थे, जिनमें से वो भी थे जिनका PTI से ताल्लुक़ है, एक सलमान दुरानी साहब भी थे, और सलमान नाम ही ना उनका, दुरानी समथिंग, वो जो सर पे बाल नहीं है, तो बाल नहीं है, तो ये सब लोग गए हुए थे। तो उन्होंने सबसे पहले तो इन सबको क्लियर सर्टिफिकेट दिया कि आप लोगों को मैं डिजिटल दहशतगर्द नहीं कहता, और उन्होंने कहा कि जी आप लोग बहुत अहम काम कर रहे हैं और हमें तो अब चीज़ें समझ आ रही हैं और चीज़ें हम देख रहे हैं, और क्योंकि बाकी मीडिया पर तो कवानीन का भी इतलाक़ होता है लेकिन आप लोगों पर तो कवानीन का भी इतलाक़ नहीं होता, आप लोगों का एक डिफरेंट तरीक़ेकार है रिपोर्ट करने का, आप लोगों का व्यू बेस्ड सिस्टम है अर्निंग का भी और उसका, जिससे आप लोगों की वो थंबनेल आप लोग बड़े बनाते हैं फायरी से और इस किस्म के, तो आप लोगों का हम समझते हैं कि आप लोगों का क्या तरीक़ेकार है काम करने का, तो उसके लिए आप लोगों की हम समझते हैं कि क्या वो सॉर्ट ऑफ मजबूरियाँ भी हैं और सब कुछ है कि आप लोगों ने ख़बर को किस तरह से मसाला और ये वो लगा के करना होता है, लेकिन हम आप लोगों को डिजिटल दहशतगर्द जो टर्म यूज़ करते हैं वो आप लोगों के लिए नहीं है कम से कम। तो उसके बाद फिर गुफ्तगू का उन्होंने कहा कि मज़ीद ये है कि अब आप लोग खुद ही सवाल जवाब करें तो मैं जवाब दूंगा। तो उसके बाद सवालात का सिलसिला शुरू हुआ। तो जो पहला सवाल है ज़रा बताते हैं, वो ज़फ़र नकवी साहब का था। अब ज़फ़र नकवी साहब ने जो पहला सवाल किया वो अली अमीन गंडापुर साहब से, जो CM KP हैं, उन पर बहुत बरहम थे, और ज़फ़र नकवी साहब ने कहा कि जी ये आपने अली अमीन गंडापुर ने जो बातें की हैं, सब कहते थे ये आपका आदमी है, इसने तो इतनी बातें कर दी, इदारे की इतनी तौहीन कर दी, इदारा क्या देख रहा है, इदारे ने ऐसे शख्स को चीफ़ मिनिस्टर बनने क्यों दिया, और ये चीफ़ मिनिस्टर अब तक है कैसे, तो ये जनाब वो क्या नाम है इदारा क्या कर रहा है, क्या इस तरह मुल्क चलाए जाएंगे कि अली अमीन गंडापुर यूँ फ़ौज के इदारे पर हमले कर रहा हो, ये कर रहा हो, वो बातें कर रहा हो। तो उन्होंने खूब, अब मालूम नहीं कि ये उनका सवाल था या वो अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ उकसा रहे थे या अली अमीन गंडापुर साहब की शिकायत लगा रहे थे, क्या करता है, आई डोंट नो व्हाट दैट मीन। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैंने ये, मुझे ज़राए ने बताया, क्योंकि मेरी इस मीटिंग में मौजूद 2 लोगों से बातचीत हुई जिनसे मैंने तफसीलात हासिल की, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि लाइक ये किस किस्म का वो था, हु इज़ मिलिट्री, फ़ौज का कहाँ से आइनी इख्तियार आ गया कि वो किसी को चीफ़ मिनिस्टर बनाने दे या चीफ़ मिनिस्टर से हटाए, उनका आइन में कहाँ पर ये किरदार लिखा हुआ है। तो हम सहाफ़ी तो आइनी हदूद के मुताबिक सवाल करने के वो हैं, हमारी तो सहाफ़ियों की लॉयल्टी आइन के साथ होती है, हमारी लॉयल्टी इदारों के साथ थोड़ी होती है, या हम इदारों को थोड़ा उकसा सकते हैं। लेकिन बाद ज़फ़र नकवी साहब ने ये सवाल किया, जो उस पर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने बड़ा लंबा चौड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा देखिए बात यह है कि ठीक है हमारे ताल्लुकात होते हैं, वो चीफ़ मिनिस्टर हैं एक प्रोविंस के और ये ताल्लुकात होते हैं, और लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जिनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं हमने उनको लिख के भी देना है कि उन्होंने तकरीर क्या करनी है या हमने उनको सियासत सिखानी है। उन्होंने कहा देखिए अब आसिफ जरदारी साहब का ख़ानदान है, वो बिलावल भुट्टो साहब का, वो 4 दहाइयों से और 4 नस्लों से सियासत में है। अब आपको क्या लगता है हम बिलावल भुट्टो को सियासत सिखाएंगे? उन्होंने कहा नवाज शरीफ का ख़ानदान 80 की दहाई से सियासत कर रहा है, उनकी दूसरी नस्ल सियासत में है, आपको क्या लगता है कि हम उनको सियासत सिखाएंगे? इसी तरह उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर भी हैं, ये सब लोग पुराने सियासतदान हैं और हम इनको नहीं सिखा सकते, ये बड़े तेज़ होते हैं, ये तो हमें जिसे कहते हैं ना इस्तेमाल कर देते हैं, ये हमें सिखाते हैं, हम इनको नहीं सिखाते। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए
बात यह है कि बड़ा आसान है जो अली इन गंडापुर साहब ने किया। उन्होंने कहा तमाम सियासतदानों के पास यही हल होता है कि जब उनकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं होती तो फ़ौज के दायरे पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। उन्होंने कहा कभी कोई कह देता था कि फ़ौज की ईंट से ईंट बजा देंगे, उन्होंने आसिफ जरदारी साहब के पुराने बयान का हवाला दिया। और उन्होंने कहा कभी कोई कुछ कहता था, ठीक है, और कभी अब ये आ गए हैं अली मीन गंडापुर साहब। तो उन्होंने कहा कि ये तमाम सियासतदान यही करते हैं कि जब परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे होते तो वो फ़ौज के इदारे पर हमला करना शुरू कर देते हैं, और ये नहीं होना चाहिए, बहुत अफसोसनाक है। तो जो बाय द वे उसी दिन गुफ्तगू हो रही थी जिस दिन अली बिन गंडापुर साहब लापता हो गए थे, ठीक है। तो मैंने जिसने बताया मुझे, मैंने कहा यार वो DDI प्यार साहब ने आप लोगों को ये नहीं कहा कि ज़फ़र नकवी साहब आप परेशान ना हो, अली बिन गंडापुर साहब ने जो किया है उनका ख्याल अब कहीं पर रखा जा रहा है, उनकी तसल्ली करवाई जा रही है, ये बार उन्होंने नहीं कहा। तो फिर उसके बाद जो एक और ख़ातून सहाफ़ी हैं उनकी बारी आई। उन्होंने कहा कि जनाब ये क्या कर रही है फ़ौज, आप लोगों से कुछ नहीं हो रहा, एक झूठ का बाज़ार गर्म है, एक यूट्यूबर करोड़ों रुपया कमा रहा है झूठ बोल बोल के, आप उसका मुंह देख रहे हैं, आप लोगों से कुछ नहीं होता, इनको फिक्स करें, कानून क्यों नहीं बनाते आप लोग, बनवाएं कानून, ये वो। अब फ़ौज कैसे कानून बनाएगी, ये तो पार्लिमान का काम है। लेकिन बार उन्होंने लंबा चौड़ा सवाल किया तो उस पर जो DDI प्यार है ज़रा बताते हैं कि उन्होंने कहा कि जी देखें, हम जो आप सोशल मीडिया के लोग हैं, हमारा तो आप लोगों पे कंट्रोल ही नहीं है, आप लोगों का जो दिल में आए कहते हैं, और आप लोग अपनी पॉलिसी ख़ुद बनाते हैं, आप किसी इदारे के मातहत नहीं हैं। तो आप लोगों को होता है कि कैची वीलॉग के लिए बड़े फायरी किस्म के थंबनेल्स हों, उनसे क्लिक्स आएँ, डॉलर आएँ, तो ये सब कुछ होता है, उसमें अब हम क्या कर सकते हैं। तो इस किस्म की उन्होंने बात की। फिर इसके बाद एक और जर्नलिस्ट हैं हमारे सीनियर, मैं जान के अब नाम नहीं ले रहा, लाइक छोड़े परे, ज़फ़र नकवी साहब का ले लिया, मेरे ख्याल में सबके नाम नहीं लेने चाहिए, ज़फ़र साहब का भी नहीं लेना चाहिए था, लेकिन चले ठीक है। तो फिर एक और जो जर्नलिस्ट हैं उनकी बारी आई। उन्होंने सवाल किया कि जी आपने सुना है लंदन प्लान का, इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि लंदन में मुलाकातें हुई, वहाँ पे तय पाया कि क्या होना है, तो क्या आप कहते हैं इस बारे में, और ये जो करप्शन के मामलात हैं, सब कुछ हैं, तो उस पर कहते हैं कि जो DGI प्यार थे लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि नहीं देखिए हम तो बड़ा इस मामले में क्लियर मौक़िफ़ रखते हैं, और कोई लंदन की मुलाकात नहीं, ये सब कुछ झूठ है, और हम कोई सियासत में किरदार नहीं अदा कर रहे, ना हमने किया। और उन्होंने कहा कि देखिए जहाँ तक करप्शन की बात है, ये बार बार कहा जाता है कि फ़ौज के लिए करप्शन नहीं मसला। उन्होंने कहा कि करप्शन कैसे मसला नहीं है। उन्होंने कोट एंड कोट DGI लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ ने ये वर्ड यूज़ किया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा देखें करप्शन की बात आई तो हमने अपना साबिक DGI सही लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ठोक दिया। क्या कहा? ठोक दिया। उन्होंने कहा हमने वो ठोक दिया। आप कैसे कहते हैं, फ़ौज में ये आसान नहीं होता करना, लेकिन हमने अपना एक लेफ्टिनेंट जनरल ठोक दिया। तो ये उन्होंने बातचीत की। उसके बाद फिर एक और सहाफ़ी की बारी आई। उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद साहब के ट्रायल के ऊपर कहाँ तक बात पहुँची है, क्या किया है आप लोगों ने, और फैज़ हमीद पर क्या चार्जेस हैं, क्या क्या अब तक साबित हुआ है, क्या एविडेंस है आपके पास। तो उस पर उन्होंने कहा कि देखिए, और ये भी उन्होंने कहा कि ये फ़ौज ने इतने टाइम क्यों लिया फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई में। तो उसमें कहते हैं कि जो लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ साहब थे, जो DGI SPR हैं, उनका ये कहना था कि नहीं देखें टाइम हमने नहीं लिया, ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती, एविडेंस इकट्ठी करनी पड़ती है, और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अब 2023 के दिसंबर में आया था, तो हमने उस वक्त ही कार्रवाई शुरू करनी थी ना, पहले हम कैसे कार्रवाई शुरू करते हैं। अब सवाल ये है कि फिर फ़ौज जो बार बार कहती है कि हमारा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है, कोई ऐसा वैसा करेगा, एक्टिव हो जाएगा, वो क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इंतजार कर रहा था? वो खुद से क्यों ना एक्टिव हुआ? 2017 में फैज़ हमीद ने टॉप सिटी में लूटमार की थी। तो और उस पर कहते हैं DGI SPR ने ये भी एग्जांपल दी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए। उन्होंने कहा देखें इसमें टाइम लगता है, चीज़ें एविडेंस कलेक्ट करते हुए। उन्होंने कहा अब देखें ना, ब्रिगेडियर गजनफर जो साइड पे बैठे, उन्होंने कहा ब्रिगेडियर गजनफर है, अब कोई भी इन पर उठकर इल्ज़ाम लगा दे तो इस तरह इल्ज़ाम से तो कार्रवाई नहीं इनके खिलाफ होगी। आज कल तो 100 इल्ज़ाम लगते हैं, झूठे इल्ज़ाम होते हैं। तो बहरहाल उन्होंने इनडायरेक्टली दिफा भी किया
कि फ़ौज ने जो कार्रवाई उस वक्त नहीं की थी। और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा देखिए फ़ौज करप्शन को बहुत सीरियसली लेती है। अगर फ़ौज में करप्शन होती तो फ़ौज का इदारा भी कस्टम और जो जिसे कहते हैं पाकिस्तान रेलवे की तरह तबाह हो चुका होता। इसी तरह फिर एक और सहाफ़ी उठे, उन्होंने सवाल किया कि आप हमें ये बताएं कि हमें ज़रा निशानदेही कर दें कि मीडिया में आप लोगों के कौन कौन से तर्जमान सहाफ़ी बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो ये इंप्रेशन देते हैं कि वो आपके तर्जमान हैं और फिर हमें उन्हें सुनना पड़ता है बड़े संजीदगी से। तो आप ज़रा उनके ज़रा नाम खुद भी बता दें। और उसमें उन्होंने कहते हैं कि उस सहाफ़ी ने मुनीब फ़ारूक साहब का हवाला दिया कि देखें ना, मुनीब फ़ारूक साहब जैसे तासुर देते हैं कि वो आपके तर्जमान हैं और वो आके बात कहते हैं और वो कहते हैं कि ये उनका कहना है, ये उनका कहना है। उनका वो तो बड़े वसूख से आप लोगों का वो करके तो बात करते हैं मीडिया में। और हम आप बताएं कि जो क्योंकि डीजी एसपीआर ने यह भी कहा था कि देखें मैंने जो फैज़ हमीद के ट्रायल के ऊपर है वो जो गुज़िश्ता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर दी थी, वही बात है, आप जाके वो दोबारा से सुन लीजिएगा। तो इन्होंने कहा, जो सहाफ़ी थे सवाल करें, उन्होंने कहा कि अब आप हमें ये बताएं कि हमने मुनीब फ़ारूक साहब की फैज़ हमीद के बारे में बताई गई बातों पर यकीन करना है या डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की बातों पर यकीन करना है या जो आप बता रहे हैं उस पर यकीन करना है फैज़ हमीद के बारे में। तो इस पर डीजी एसपीआर जो लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ थे, उनका ये कहना था कि देखें हमने किसी को अपना तर्जमान नहीं बनाया हुआ, ना ही हमने किसी को नामजद किया हुआ है। हम तो ख़बर बताते हैं, अब वो अगले पर मुनसर करता है कि वो ख़बर का क्या तासुर देना चाहता है या अपना क्या तासुर देना चाहता है। जैसे आज हम आपको बता रहे हैं चीज़ें, अब हम आपको कह रहे हैं कि आप हमारा नाम मत यूज़ कीजिएगा और हम तो नहीं कह रहे कि आप ये तासुर दें, आप हमारा तर्जमान है, लेकिन ये तो आप पर मुनसर है कि आप बाहर जाकर क्या तासुर देते हैं। तो उन्होंने कहा इस तरह से चीज़ें होती हैं। और फिर उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर के बारे में कहा, उन्होंने कहा वो एक सियासी जमात के एक सियासतदान है, तो उनके बयान पर तो मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा, क्योंकि सियासतदान 100 किस्म के बयान देते हैं और इस मुल्क में सैकड़ों सियासतदान हैं जो रोज़ कोई ना कोई बयान देते हैं। अब अगर इदारा हर सियासतदान के बयान के ऊपर फ़ौज का इदारा तबसरा करने लग जाएगा तो क्या हम रोज़ सैकड़ों स्टेटमेंट्स देंगे? तो उन्होंने कहा वो तो हम नहीं देंगे। और तो ये सब कुछ उन्होंने वहाँ पर फरमाया और ये तमाम गुफ्तगू हुई, जारी रही। ये मुलाकात तकरीबन मज़ीद भी तफ़सीलात हैं हम आपको बाद में देंगे। ये मुलाकात तकरीबन 4 घंटे से ज़ायद जारी रही, ज़राए बताते हैं। ये 4 बजे शुरू हुई और तकरीबन 8 बजे के करीब तक जारी रही। सहाफ़ियों को या आप कह लें उनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को या उनको यूट्यूबर्स को कह लें, जिनको भी आप जिस भी कैटेगरी में इनको डालना चाहें। आईएसपीआर ने तो इनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की कैटेगरी में डाला हुआ था, जो लोग ये बुलाए हुए थे। तो इनको खाना भी दिया गया, वहाँ पर डिनर करवाया गया और उसके बाद इनको जाने दिया गया और फिर ये लोग आ गए। लेकिन अब चीज़ ये है कि अब इन लोगों में से कोई आके बोल रहा भी नहीं है। कोई मसला नहीं है, आपकी मुलाकात होती है, वो डीजीआईएसपीआर हैं, फ़ौज का ताल्लुकात आमा का जो शोबा है उसके वो सरबराह हैं और वो उनका काम है सहाफ़ियों से इंटरेक्ट करना, अपने इदारे का बयानिया आगे बढ़ाना। लेकिन इस अंदाज़ में जो लोग गए, ये सोचने की बात ये है कि यही लोग क्यों मुंतखब हुए थे, ख़ास तौर पे जो लोग पीटीआई की साइड के हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा मैं कुछ देर से बात कर रहा हूँ कि ये जो एक आज़ादी वाला प्लेटफॉर्म बना है, वहाँ पर जिन जिन को 15-15 हज़ार रुपये वीलॉग और सब कुछ मिल रहा है, उसमें जो पीटीआई के प्रोपेगेंडिस्ट भी हैं, जिनको पीटीआई वाले समझते हैं हमारे मुजाहिद हैं, वो असल में कहाँ पर रिपोर्ट करते हैं। तो इदारे ने उन लोगों का ही इंतखाब किया जो उनको पता है अच्छे बच्चे हैं, वक्त आने पर इदारे के लिए मुखबरी का काम भी कर सकते हैं, करते भी होंगे बाज़, और इदारा या इदारे से मुंसलिक कोई शख्स अगर उनको कुछ देना भी चाहे तो वो उससे भी इनकार नहीं करेंगे। और उनका ओढ़ना बिछोड़ना सहाफ़त नहीं, कुछ और भी है। ये फिर तासुर जाएगा ऐसी चीज़ों से। तो बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।